तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है लेकिन हर सेक्शन का अलग अलग इम्पॉर्टेंस है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है डिटेल में हम लोग जानेंगे, कहाँ कहाँ इसका यूज है उसके बारे में भी जानेंगे थोड़ा बहुत, प्लस जितने भी टॉपिक्स हैं इस पूरे चैप्टर में सबको हम कवर करेंगे आपके लेवल के हिसाब से। बाकी के जो भी एडवांस जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसको देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम जितना भी इस चैप्टर में टॉपिक्स हमें कवर करना है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस तरीके से हम इसे अलग करेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी टर्म्स और डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल को अलग अलग दिखाएंगे। उसके बाद से फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ज़ीरोस और रूट ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ज़ीरोस हो या फिर रूट हो, वो दोनों का बात एक ही है, मतलब एक ही है, ऑफ पॉलिनोमियल्स। फिर पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फिर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। इतने सारे टॉपिक्स को हमें कवर करना है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फ़िलहाल सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका यूज कहाँ है, कहाँ हम इसको देख पाएंगे कि पॉलिनोमियल कहाँ पे यूज हुआ है, या फिर हम इसे यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अपनी डेली लाइफ में। तो इस बेसिस पे या इस बेस पे हम नहीं कह सकते कि हम कहाँ यूज करेंगे, बस इतना आप देख जानो कि इसका यूज कहाँ कहाँ हुआ है। होता क्या है कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो और उसके बारे में अगर उसका कहीं यूज हुआ हो, कहीं डेली लाइफ में उसका यूज हुआ हो, तो इससे चीज़ें समझ में आती है कि हाँ हाँ हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका यूज, इसका अप्लाई हम यहाँ पे करेंगे। तो इससे क्या होता है कि उस टॉपिक में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, रुचि बढ़ जाती है। इसलिए यूज जानना बहुत ज़रूरी है कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो। इसलिए मैं ये पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको हर चैप्टर का, हर टॉपिक का यूज बता सकूँ कि ये हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पॉलिनोमियल का हमारे डेली लाइफ में यूज क्या है। कुछ भी बताने से पहले, जो भी इकोनॉमिक में कॉस्ट का जो ग्रोथ होता है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसके फ्लो को दिखाने के लिए हम पॉलिनोमियल का यूज़ करते हैं। अभी जो पैंडमिक है कोरोना वायरस का, इसमें जो फ्लो है, मतलब पहले जो इसका रेट था, स्प्रेड होने का जो रेट था वो ऐसे था। ठीक है, मतलब ये पीक पॉइंट है पिछले साल 2020 में। अभी साल 2021 में ऐसे है, मतलब ये अभी ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अभी कब तक इसका पीक आएगा पता नहीं है। तो ये जो शेप बन रहा है, ऐसे ऐसे शेप बन रहा है, ये शेप भी आएगा पॉलिनोमियल से ही। यानी पॉलिनोमियल का एनालिसिस करके हम ये शेप बनाते हैं, दिखाते हैं। आप कभी मेले वगैरह में गए होंगे तो आप डिज़ाइनर झूले देखे होंगे, तरह तरह के, बहुत ज़्यादा कुछ डरावने होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत सारी डिज़ाइनिंग होती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक रोलर कोस्टर है, यहाँ इतने सारे रिंग बनी हुए हैं और इसमें ये ट्रेन ऐसे चल रही है। तो जो डिज़ाइनिंग आपने देखा, ये डिज़ाइनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है और देखने में भी डर लगता होगा। या आप कभी गए हुए किसी इवेंट्स में या फिर किसी मेले वगैरह में, तो वहाँ पे देखा होगा आपने कि इस तरीके से जो है झूले हमें देखने को मिलते हैं। तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो डिज़ाइनिंग भी पॉलिनोमियल से ही आती है। यानी ये जो पॉलिनोमियल है ये डिसाइड करता है, जो ये कोस्टर डिज़ाइनर होता है वो ये डिसाइड करता है कि जो उसमें राइडर है, जो राइड कर रहेगा, ठीक है, या जो झूला झूलेगा, उसको हम उसका जो हम पाथ देते हैं, उस पाथ को हम देते हैं पॉलिनोमियल से। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो कोस्टर डिज़ाइन है वो पॉलिनोमियल से ही होता है। प्लस हमें किसी भी चीज़ का ग्रोथ देखना हो, या फिर कोई फिजिक्स का बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना हो, केमिस्ट्री का सॉल्व करना हो, मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में, मतलब कैलकुलस वाले पोर्शन में जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने में, सॉल्व करने में, मतलब इजीली सॉल्व करने में हम पॉलिनोमियल का यूज़ करते हैं। तो आप देखें इसको, फिर समझना, फिर सोचना कि हम किस तरीके से और डिज़ाइन बना सकते हैं इसका यूज करके। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें बेसिक लेवल पे ये जानना है कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है और
क्या क्या इसमें टर्म्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, तब तो जाके हम उसका अप्लाई कर सकते हैं। जब सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होगा तब हम जाके कुछ भी अप्लाई करके उसको एक नई चीज़ बना सकते हैं, इन्वेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गया यूज में आपने देख लिया, जान लिया कि पॉलिनोमियल का यूज कहाँ है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो केमिकल फील्ड हो, या फिर वो फिजिक्स का फील्ड हो, ठीक है, या फिर आर्किटेक्चर का फील्ड हो, ज्योमेट्री का फील्ड हो, हर जगह इसका यूज होना कंपलसरी है, मतलब होता ही होता है। अब आपने पॉलिनोमियल का यूज समझ लिया, अब हम जानेंगे मैथमेटिकली ये पॉलिनोमियल होता क्या है। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कुछ टर्म्स लाइक कांस्टेंट, वेरिएबल्स, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें आपने 6th 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हो। आपने कहीं पे भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नाम सुना होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इट्स अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें क्या होता है कि कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल पार्ट होता है जिसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या चीज़ ऐड करें, क्योंकि कुछ भी हम ऐड करेंगे उस हिसाब से उसका नाम चेंज होता जाएगा। जैसे आपका पहले नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर में नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट। अब उस नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दिया है, तो अब वो नेचुरल नंबर नहीं रह गया, अब वो होल नंबर हो गया। मतलब नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। अब उसमें अगर हम नेगेटिव पार्ट भी डाल दिए तो वो इंटीजर बन जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम चीज़ों को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, उसी नेचुरल नंबर में मैंने 0 ऐड किया तो होल नंबर हो गया, उसी नेचुरल नंबर में मैंने नेगेटिव पार्ट ऐड किया तो वो इंटीजर हो गया, उसी नेचुरल नंबर में मैंने फ्रैक्शन ऐड कर दिया यानी 1/2 1/5 -1/6 तो वो नंबर हो गया रेशनल। तो वैसे ही नंबर एक ही होता है, उसमें हम अलग अलग चीज़ें अप्लाई करते हैं, उस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है। वैसे ही हमारे पास जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में हम कुछ अप्लाई कर देंगे या कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी उसमें रखेंगे तो जो रिज़ल्ट मिलेगा उस रिज़ल्ट को हम कोई नाम दे देंगे। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल होता है, उस पॉलिनोमियल में आपने देखा होगा एक्सपोनेंट नाम सुना होगा। तो एक्सपोनेंट में मतलब एक पावर होता है ना, जैसे मान लीजिए x को मैं लिख रहा हूँ x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब x कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम है, यानी x की पावर 4 लिख दिया। अब यहाँ पे इसे हम बोल देंगे बेस और ये हो जाएगा पावर उसका, ठीक है, मतलब पावर या एक्सपोनेंट। अब ये पूरे फॉर्म को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे। इसका मतलब अब x तो आपका वेरिएबल है और y मतलब यहाँ पे जो 4 है वो कांस्टेंट है। तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जब ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है, यानी एक्सपोनेंट यहाँ पे देखना आप, इसको हम पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी वेरिएबल, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट का मल्टीपल होगा तो उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इस टाइप का हो x² + 4x + 2, यहाँ पे आप देखो ये क्या है, एक एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये क्या है एक्सपोनेंट फॉर्म है, x की पावर 1 एक्सपोनेंट फॉर्म है। यहाँ पे कुछ भी नहीं, x की पावर 0 लिख दो आप, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अभी जो आप ये देख रहे हो ये सभी नंबर क्या हैं, सभी नंबर एक्सपोनेंट फॉर्म के मल्टीपल हैं। यानी देखो ये जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें x की पावर 2 है, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है, मतलब नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे भी ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी क्या है, नॉन नेगेटिव है, मतलब जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 देखो एक्सपोनेंट है, नेगेटिव नहीं है, 1 एक्सपोनेंट है, नेगेटिव नहीं है, 2 एक्सपोनेंट है, नेगेटिव नहीं है। मतलब ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर हो या फिर होल नंबर हो, वैसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखो इसका एक मैं थोड़ा सा एक बेसिक एग्जांपल और लिख दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है लाइक 3x की पावर 5 + 2x की पावर 3 + x + 1। अब यहाँ पे देखना है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मतलब एक्सपोनेंट है,
यहाँ पे एक्सपोनेंट 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो जो भी x की पावर है वो सभी क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में है। मतलब यहाँ पे नंबर जो है वो इंटीजर तो है ही है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में है। अब देखना एक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है उस एक्सपोनेंट को हम बोलेंगे कि ये यहाँ पे जो ऐसा एक्सपोनेंट जो नॉन नेगेटिव हो, मतलब वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। या नॉन नेगेटिव मतलब ये होगा कि ये आपका होल नंबर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल दो या फिर होल नंबर बोल दो। यानी यहाँ x की पावर जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता, या फिर कोई इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो अगर इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो अब थोड़ा सा मैं आपको और एक और लेवल तक ले जा रहा हूँ ताकि और आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपका पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जो सिंबल होता है वो कैपिटल पी है। कैपिटल पी, स्मॉल पी, कुछ भी मान लो, पी है, पी फॉर पॉलिनोमियल हमने मान लिया। अब ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड सिंबल पी ही है, नहीं, कुछ भी मान सकते हो आप, जी मान सकते हो, आर मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपने नाम का फर्स्ट लेटर मान लो। तो मैंने पी मान लिया यहाँ पे, वैसे सब बुक्स में पी ही माना है। अब देखो पी पॉलिनोमियल तो हो गया, लेकिन इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल भी तो होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसे हम लिखते हैं पी एक्स, लिखते हैं पी इन ब्रैकेट एक्स। अब पी एक्स का मतलब या फिर कहीं पे भी एफ एक्स होता है या कहीं पे भी जी एक्स होता है। तो आप सिर्फ पी लिखोगे तब भी पॉलिनोमियल होगा, आप सिर्फ एफ लिखोगे तब भी पॉलिनोमियल होगा, आप सिर्फ जी लिखोगे तब भी पॉलिनोमियल होगा। लेकिन उसमें वेरिएबल क्या होगा ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये चीज़ शो करता है कि आपका जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल क्या है। आप सिंगल वेरिएबल पढ़ रहे हो कि मल्टीपल वेरिएबल पढ़ रहे हो। तो अभी जो हमारी जो सिलेबस है उसमें हम पॉलिनोमियल तो पढ़ रहे हैं, लेकिन सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। डबल वेरिएबल भी होगा, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल अभी हमारा मेन फोकस रहेगा सिंगल वेरिएबल पे। अब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल उसमें एक्स है कि वेरिएबल वाई है कि वेरिएबल जेड है कि वेरिएबल पी है, क्या है वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम ले रहे हैं एक्स वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका ये पॉलिनोमियल जहाँ पे वेरिएबल एक्स है। ठीक है, ये शो करता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का जो सिंबल होगा या जब भी नोटेशन होगा तो हम इन ब्रैकेट एक्स लिखेंगे। जो भी वेरिएबल होगा उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। बस में आ रही ना। अब देखिए अभी क्या है, यहाँ पे हमने देख लिया कि पॉलिनोमियल का सिंबल क्या है, पॉलिनोमियल को हमें डिनोट कैसे करना है। अब पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल को पी एक्स मैंने लिख दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a0x की पावर 0 प्लस a1x की पावर 1 प्लस a2x की पावर 2 प्लस डॉट 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 an(x) की पावर n, an-1 x की पावर n-1। देखिए ये आपका एक जनरल फॉर्म हो गया या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसी भी पॉलिनोमियल का। आप इसे इस फॉर्म में लिखो और जो लास्ट वाला टर्म उसे पहले लिख लो, पी एक्स इज इक्वल टू an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ऐसे होगा a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 डॉट डॉट an-1 x की पावर n-1 हो गया। ठीक है, अब इसे अगर मैं उल्टा लिखूं मतलब an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 2 + 3 करो या फिर 3 + 2 करो तो बात बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी नंबर को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आप इसे डॉट डॉट a2x की पावर 2 प्लस a1x की पावर 1 प्लस a0x की पावर 0 आप इस फॉर्म में लिखो तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या लिख दिया मैंने फालतू का, इतना बड़ा बेमतलब का, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर समझाऊंगा। हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसी स्टैंडर्ड पे हम काम करते हैं। जैसे हमें जैसे किसी कंपनी में रूल होता है कि एक अनुशासन कहते हैं ना, डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन में हमें सारा काम करना होता है, तो हम प्रॉपर तरीके से सारे काम करते हैं। घर में आप रहते हैं तो घर में भी हर चीज़ का एक मैनर है, कपड़े कहाँ रखनी है, अगर आप कुछ खा के रख रहे हो तो कहाँ रखना है, कुछ डस्ट वेस्ट चीज़ है उसे कहाँ फेंकना है। तो हर 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 एक के लिए एक जगह फिक्स है, मतलब एक स्टैंडर्ड है सबका, हर चीज़ों का। तो वैसे ही यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनके एडिशन का, उनके सब्ट्रैक्शन का, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड है। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम जानेंगे तो हम इजीली कोई भी नंबर्स ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास इवन नंबर है। इवन नंबर ऐसा नंबर होता है जो 2 का मल्टीपल होता है या 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 का मल्टीपल होता है, तो हम इवन नंबर का हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इवन नंबर का वो 2n होता है। अब वेयर n इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अब 2n में है क्या, जब n की वैल्यू आप नेचुरल नंबर रखना है हमें, तो जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे, जो स्मॉल n है एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो n की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा। ऐसे क्या आ रहा है, 2 4 3 6 8 10 ऐसे नंबर्स आएंगे। ठीक, तो वो नंबर कैसे नंबर हैं, सभी नंबर 2 के मल्टीपल, इसका मतलब ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म 2n हो गया। अब किसी ऑड नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो 2n - 1 होता है। मतलब अगर n की वैल्यू, यहाँ पे भी वही है कि n जो है वो एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू जब 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। n की वैल्यू आप 2 रखोगे, 2 2 जब 4, 4 - 1 3 आएगा। ठीक है, 3 रखोगे तो 3 2 जब 6 - 1 5 आ जाएगा। तो 1 3 5 7 ऐसे नंबर बढ़ता जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर मिल जाएगा। तो इवन नंबर, ऑड नंबर हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म से मिल जाता है। तो हर नंबर का जो एक प्रॉपर्टी रखता है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो वैसे ही आपका जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का भी एक स्टैंडर्ड, एक जनरल फॉर्म है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि इनमें जो भी टर्म्स वगैरह हैं इनका क्या मतलब है, और आपको इससे देख के कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि मैंने अभी जब लिखा था कि लिखा था 2x² + 3x + 1, अभी जो इस टाइप का क्वेश्चन लिखा था, तो ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे 2x² + 3x + 1 है। अब ये पॉलिनोमियल है, लेकिन अब ये बना कहाँ से है, कहाँ से आया है, कैसे आया है ये, तो इसी से आया है ये सारे टर्म्स। तो अभी इसके बारे में हम जिक्र करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप इतना देखो। चलिए अब हम बात करते हैं इसी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। यहाँ पे आप जो A0 A1 A2 A3 A.an देख रहे हो, यहाँ पे A0 A1 A2 AN, ठीक है, ये सभी क्या हैं, दिस इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ये एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है, और ये रियल नंबर मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। रियल नंबर है और किस टाइप के मतलब ये कांस्टेंट है और किस टाइप के नंबर है, रियल नंबर है। मतलब इट्स रेशनल और इरेशनल टाइप के नंबर्स हो सकते हैं। ये जितने A0 A1 A2 A3 ऐसे हैं, ये सभी क्या है, कांस्टेंट है और रियल नंबर है। और अगर इनमें देखा जाए, A0 x⁴0 का मल्टीपल है, A1 x⁴1 का मल्टीपल है, A2 x⁴2 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये हुआ, कोफिशिएंट क्या होता है, आपने कोफिशिएंट पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में। कोफिशिएंट ये होता है कि जो भी वेरिएबल के मल्टीपल में कोई कांस्टेंट होता है उसे हम बोलते हैं उस वेरिएबल का कोफिशिएंट। जैसे मान लीजिए 3x² है, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि x² के मल्टीपल में क्या है, 3 है। x² को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3x² हो रहा है, तो x² का जो क्या मतलब यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा x² का वो 3 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो x⁴0 इसका कोफिशिएंट क्या है, A0, x⁴1 का कोफिशिएंट A1 है, x⁴2 का कोफिशिएंट A2 है, xn-1 का कोफिशिएंट an-1 है। इसका मतलब अलग अलग कांस्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, मतलब कुछ लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो कांस्टेंट जितने भी नंबर्स होते हैं सभी नंबर्स कांस्टेंट होते हैं, और हम अल्फ़ाबेट को भी कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, लेकिन वहाँ पे बताया रहेगा कि हाँ ये कांस्टेंट है, चाहे वो कैपिटल अल्फ़ाबेट हो या फिर स्मॉल हो। तो यहाँ पे क्या अल्फ़ाबेट कितनी कमी हुई कि हमें A1 A2 A3 A4 मानना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम ऐसे मानेंगे नंबर कि नहीं जितने कांस्टेंट ऐसे मान लो A B C D E F G H ऐसे मानोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स होंगी।
इसलिए क्या करते हैं, हम एक ही अल्फ़ाबेट लेते हैं, उसको A1 A2 A3 A4 ऐसे मान लें ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास A0 A1 A2 A3 ये सब क्या है, कांस्टेंट हैं। ठीक है, और जो वेरिएबल है वो सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल x है, लेकिन उसका जो नेचर है, पावर है, वो अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो जो A0 A1 A2 A3 A डॉट डॉट AN-1 है, ये एक कांस्टेंट है और वो एक एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है, और इसे हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 डॉट डॉट x की पावर n-1, इन सब का क्या है, ये कोएफिशिएंट है। तो इस चीज़ से आप ये क्लियर रखो, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। अगर आपने शक्तिमान देखा होगा तो शक्तिमान इसमें कहता है कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, मतलब ये है कि छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत बड़ी इशू बन सकती है बाद में, अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ तो। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ जानो, कांस्टेंट सारे बच्चे जो है कांस्टेंट में ही गलतियाँ करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। अब रियल नंबर में रूट में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना कि कांस्टेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन मैंने बताया कि पॉलिनोमियल हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पावर है x, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 2 n-1, कहीं पे भी नेगेटिव में आपको दिख रहा है क्या, पावर नहीं है। यहाँ पे क्या है, पावर देखो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट n तक हम ये बढ़ जाएंगे। यानी यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर आ रहे हैं होल नंबर, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर नेगेटिव हुआ तो ये पॉलिनोमियल पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हो, या फिर आप इसे होल नंबर बोल सकते हो। इंटीजर मत बोलना, पॉजिटिव इंटीजर में बोलना, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर अगर आप लोगे तो पॉजिटिव इंटीजर में 0 नहीं होता है। आपको सिर्फ बोलना है नॉन नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। तो अगर वेरिएबल्स की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर है तो वो जो एक्सप्रेशन होगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। ये बात क्लियर है। बाकी के जो आपका जो कोफिशिएंट होगा यानी जो कांस्टेंट होगा वो रियल नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है। और जो सबसे मेन चीज़ है इसमें ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे जो पावर है, जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर क्या होगा, इसके बाद a(n) x की पावर n होगा, यानी जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा, a की पावर n। ठीक है, अब n से ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, तो हाईएस्ट पावर n होगा। तो n, दिस इज n इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और मैं हमेशा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को मैं DOP लिखूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। DOP मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल को सिर्फ POLY की पावर n लिख दूंगा या POLY लिख दूंगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आपको दिख रहा है, n दिख रहा है, जो भी हो, तो वो उसका डिग्री होगा, बस वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। और पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल की पावर है वो किस में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इट मीन्स होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए अभी क्या करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, या मिटा नहीं रहा हूँ, आप इसको सिर्फ इतना पार्ट में हटा रहा हूँ। अभी आप देखो यहाँ पे जो एक जनरल फॉर्म हम निकालते हैं वो देख लेते हैं। अगर सपोज दैट यहाँ पे n इज इक्वल टू मैं 4 मान ले रहा हूँ, पुट n इज इक्वल टू 4, मैं n की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूँ। जब n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पे px यह पॉलिनोमियल हो गया। अब n की वैल्यू मैं 4 रख रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, a यहाँ पे 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x की पावर n-1 4 - 1 3 हो जाएगा, प्लस a2 x की पावर ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 - 2 2 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, प्लस a3 x की पावर a1 होगा, x की पावर 1 होगा, प्लस अब देखिए अब इसके आगे जाएगा, इसके आगे ये भी तो होगा an-3 an-4, तो an-4 4 - 4 0 हो जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगा।
अब इसके बाद भी तो आएगा, अब इसके बाद आएगा ए 4-5 हो जाएगा, सॉरी हाँ 4 है ना, 4-5 हो जाएगा और यहाँ x पावर 4-5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, देखिए मैं यहाँ पे पी एक्स लिख रहा हूँ, अभी आगे भी और बहुत जाएगा, ये n तक जाएगा, मतलब यहाँ तक जाएगा। देखिए यहाँ पे a3x³ प्लस a2x² प्लस a1x1 को मैं सिर्फ x लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ पे x0 की वैल्यू 1 होती है तो मैं सिर्फ यहाँ पे a0 लिख दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आ रहा है प्लस a-1x1। अब आप देखो मैंने क्या बोला कि जो ऐसा एक्सप्रेशन जो जिसका एक्सपोनेंट नेगेटिव ना हो, मतलब होल नंबर होना चाहिए या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पे x की पावर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब इसके पावर इसके आगे मैं जितना करूँगा वैसे नेगेटिव में वो पार्ट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, x की पावर -1, x की पावर -2, x की पावर -3, x की पावर -4 ऐसे बढ़ता जाएगा, कहीं पे भी इधर प्लस में नहीं आएगा, सब नेगेटिव में ही आएगा। अब आप सोचो क्या इसके बाद से वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, इसके बाद से एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि एक बेस -1 है, मतलब a-1 x की पावर -1 है, पावर यहाँ नेगेटिव हो गया, तो यहाँ से इसकी कहानी ख़त्म, यानी इधर हमें कुछ भी नहीं लेना है। प्रपोज हमारा जो बचा सिर्फ इतना ही बचा, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 1 2 3 4 टर्म्स हो गए। इसका मतलब ये हुआ आपका a3x³ प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a0, सिर्फ इतना ही पार्ट हमें कंसीडर करना है। जब n की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो यहाँ पे जो दिख रहा है टर्म्स है वो 4 टर्म्स आ रहे हैं। अब इसके उधर जो नेगेटिव वाला पार्ट उधर नहीं लेना है। आप सवाल करोगे कि उधर क्यों नहीं ले सकते, तो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो पावर नेगेटिव में, नेगेटिव वाला पोर्शन हमें कंसीडर नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा n = 4 पुट करने पे आया है, ठीक है, तो वो आ गया हमारा px = a3x³ प्लस a2x²। ये पॉलिनोमियल हमने निकाला जब n की वैल्यू 4 पुट किया। तो अब यहाँ पे देखो वेरिएबल के पावर है वो क्या है, 3 2 1 0, यानी 0 1 2 3 ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ये हमें मिला यहाँ पे। अब हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, यानी मैक्सिमम जो यहाँ पे n है वो 3 है, यानी n = 3 है। तो n = जब 3 है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे 3 हो रहा है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है। अब यहाँ पे a3 a2 a1 a0, a3 a2 a1 a0, दिस इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, मतलब ये सभी रियल नंबर है, ये कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, रियल नंबर है। और a3 जो है x3 का कोफिशिएंट है, a2 है वो x2 का कोफिशिएंट है, a1 है वो x1 का कोफिशिएंट है, और यहाँ पे a0 एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जो x0 का कोफिशिएंट है। ये बात क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट माना है a3 a2 a1 a0, आप यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट मान सकते हो, आप इसे a b c d मान सकते हो। ऐसे मान लो इसे कि px = a x³ प्लस b x2 प्लस C x प्लस d। तो यहाँ पे a x3 b x2 प्लस C x प्लस d, ये आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप कांस्टेंट ये मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होगा, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ कि पॉलिनोमियल, मैंने बताया कि एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, किसकी, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास दिया हो तो उससे आप ये जज करके बता सकते हो कि वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है कि क्या सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकते हैं कि नहीं। सोच के बताओ आप, और कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्या सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकते हैं, विद रीज़न।
तो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, लेकिन सभी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। हो सकते हैं मतलब हैं, ठीक है। तो आप ये बात क्लियर अच्छी तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसीलिए सभी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो सकता है अलजेब्रिक, बट सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। अब इसका लाइव जीता जाता एग्जाम्पल्स आपको एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। आपको जज करना होगा कि बताइए कि ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं आपके पास आपको जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दे रहा हूँ जो बहुत ही सिंपल है। दे दिया मैं आपको एक्स स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है? डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पावर 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ एक्स पावर 2, एक्स पावर 1 है, एक्स पावर 0 है। इसकी डिग्री कितनी है? 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। अब मैं आपसे पूछूं एक्स प्लस 1/2, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैंने बताया था कि हमें सिर्फ पॉलिनोमियल चेक करने के लिए ये देखना है कि x की पावर क्या है, उसकी पावर होल नंबर है कि नहीं है। अगर x की पावर होल नंबर होगा तो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके लिए पहले कोई भी एक्सप्रेशन होगा उसको पहले आप सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, जहाँ तक पॉसिबल हो आप उसे सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ही आप ये देखोगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तब आपको चेक करना है, पावर चेक करना है, वेरिएबल की पावर को चेक करना है। बात क्लियर हुई? तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 1/2, यहाँ पे बिल्कुल पॉलिनोमियल है। बड़े चाव से पॉलिनोमियल क्योंकि यहाँ एक्स पावर 1 आ रहा है। अब देखिए अगर मैं बोलूँ x/2 + 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप ये मत कभी घबरा देना है कि यहाँ पे 1/2 है, x/2 है, इसका मतलब x का आधा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, x का आधा हुआ ही नहीं है, 1 का आधा हुआ है, 1 का हाफ हुआ है, ठीक है। क्योंकि सभी नंबर्स 1 का मल्टीपल होता है ना, तो यहाँ 1/2 x + 1 ऐसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ अब देखो x की पावर क्या है, पावर हमें सिर्फ देखना है और कुछ भी नहीं देखना है। उसके मल्टीपल में क्या है, ठीक है, उससे डिविजिबल में क्या है, डिवाइड में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, एडिशन में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, डजंट मैटर। हाँ, अगर सब्ट्रैक्शन में एडिशन में अगर कोई वेरिएबल है, पावर अलग है तो चेक करेंगे, लेकिन हमें क्या है कि बेसिकली हमें सिर्फ पावर को चेक करना और कुछ भी नहीं चेक करना है, वो भी तब जब हम उसे पूरा सॉल्व कर लेंगे तब। अब देखिए ये हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अब x + 1/x, अब देखिए x + 1/x, पहली बात तो हम इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि इस फॉर्म में मैंने जनरल इक्वेशन नहीं लिखा था। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, x प्लस, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर -1 है। अब देखो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। यहाँ x की पावर 1 है, इसका मतलब यहाँ तक तो पॉलिनोमियल है, लेकिन x की पावर -1 ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये पार्ट हमें नहीं लेना है। तो ऐसा नहीं कि अब इतना पार्ट छोड़ के बोलोगे कि हाँ ये पॉलिनोमियल है, नहीं, हमें पूरा कंसीडर करना पड़ेगा। इसका मतलब जो रिजल्ट है, वो कंक्लूजन जो निकल रहा है वो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ x की पावर -1 है। तो पहले आप सिंप्लीफाई करोगे, ऐसे नहीं देख के बता दोगे कि नहीं सर ने बताया x + 1/x है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, पॉजिटिव में तो पॉलिनोमियल हो सकता है। नहीं, पहले आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में बनाओगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था कि f(x) या px = a0x/0 + a1x/1 + a2x/2 ऐसे ... an(x/n) इस फॉर्म में बनाया था, उस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया हो x + 1 x - 1, मैं इससे पूछूंगी क्या ये पॉलिनोमियल है, और अगर है तो डिग्री क्या होगी इसकी। तो आप ऐसा नहीं आप बताओगे कि देख लोगे हाँ डिग्री x की पावर 1 है, x की पावर 1 है तो डिग्री इसकी 1 हो गई, नहीं, पहले आप इसे सॉल्व करोगे। तो ये a + b a - b यानी x² - 1 हो जाएगी, ठीक है। तो x² - 1, अब यहाँ पे क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, पॉलिनोमियल है, x की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2 है। यहाँ पे देखोगे तो समझ में आएगा डिग्री तो 1 ही है, लेकिन यहाँ पे डिग्री 2 है। क्लियर? ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ऐसा टाइप क्वेश्चन हो, x² √x² + x/x²/x इस फॉर्म में है, यानी px = इतना दे दिया है। कह रहा है कि चेक करो कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब इसको चेक करने के लिए आप ऐसा नहीं कि आप देखते ही बोल दो कि नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे रूट में है, क्योंकि यहाँ पे क्या x² की पावर 1/2 होगा। अब देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं ये तो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या करोगे,
प्लस यहाँ पे पहले से आप सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा एक्स की पावर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इससे एक्स बचेगा। या फिर ऐसे कर लो, या फिर यहाँ एक्स स्क्वायर उसके पावर 1/2 कर लो, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कर लो। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स होगा। ठीक है, अब क्या करोगे आप, यहाँ से एक्स कॉमन कर लोगे, एक्स कॉमन करेंगे तो ये वहाँ पे 1 प्लस एक्स बचेगा अपॉन एक्स हो जाएगा। ये एक्स है, एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आएगा, 1 प्लस एक्स आएगा। अब देखो 1 प्लस एक्स का ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। यहाँ पे 1 प्लस एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ही आपको ये डिसाइड करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहले ही देख के आपको बिल्कुल घबरा नहीं जाना है कि नहीं नहीं ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ। क्योंकि आपने ये समझ लिया है कि जो मैंने आपको रोड मैप बताया था, एक पूरा एक मैप बताया था कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसमें जो पॉलिनोमियल सेक्शन का जो इंट्रोडक्शन हुआ वो पार्ट हो गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे इसे हमें पहचानना है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था कि इसे हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे हम इसे अलग अलग डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो टर्म्स के बेसिस पे सबसे पहले हम बात करें इसकी। टर्म मतलब क्या होता है कि जो भी एक्सप्रेशंस होती हैं, कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन होता है, तो वो टर्म्स होता है। ठीक है, यानी अगर 4 + 5 है, 4x + 5 है, तो 4x + 5 आपका 4x आपका वेरिएबल पार्ट हो गया और आपका 5 जो है कांस्टेंट पार्ट हो गया। तो इस कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में जो नंबर है वो मतलब जो साइन है वो क्या है, जैसे मान लीजिए ये 4x + 5 है। ठीक है, अब इसके बीच में +5 हो या -5 हो। अब यहाँ पे देखो आप, एक टर्म ये हो गया 4x हो गया, दूसरा ये 5 हो गया, ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ठीक है, और ये कांस्टेंट हो गया, और इसके बीच में क्या है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन MI। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 2 टर्म्स होंगे, तो 2 टर्म्स के बीच में एक प्लस माइनस होगा ही होगा, तो यहाँ पे 2 टर्म्स हो गया, टर्म्स दिस एंड टर्म्स दिस। अब इस टर्म्स में देखो कि ये टर्म्स जो है 4 और x का मल्टीपल है, इसका मतलब ये हम लिखेंगे इसे 4 × x। यहाँ पे 2 नंबर हैं, एक हमारा x है, दूसरा 4 है, मतलब ये कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल का मल्टीपल है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो अगर मल्टीप्लाई का साइन होगा तो उस कंडीशन में हम इसे बोलेंगे कि ये फैक्टर है। ठीक, यानी फैक्टर है, तो 4x का फैक्टर 4 होगा, x भी होगा। तो अगर यहाँ पे मल्टीपल में है तो क्या होगा, फैक्टर्स होंगे एक दूसरे के। लेकिन x वेरिएबल के मल्टीपल में जो कांस्टेंट होता है वो उसका कोफिशिएंट बोलते हैं, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी फैक्टर की फॉर्म में। तो टर्म्स क्या है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए उसी हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, अब हम टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो अब वहाँ पे पावर क्या होगा, वेरिएबल्स के पावर को क्या होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें देखना है कि कितने टर्म्स हमारे पास होंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये x है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए टर्म्स के हिसाब से अगर हमारे पास सिर्फ x है, सिर्फ x है, तो सिर्फ x है तो कितने टर्म्स है इसमें, 1 टर्म है, एक ही टर्म है, तो इसे हम बोलेंगे मोनोमियल। अगर सिंगल टर्म होगा तो इसे हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, अगर 2 टर्म्स होगा, जैसे मान लीजिए x + 2 हो, तो यहाँ पे टर्म कितने हैं, 2 टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा x + 2 हो या फिर और x² + 5 हो, कुछ भी हो, तो ये हो जाएगा आपका क्या, बाइनोमियल। मतलब जो नोमियल है, नोमियल मतलब होता है टर्म। ठीक है, नोमियल, तो नोमियल को हम अलग रखेंगे, नोमियल तो सब में कॉमन रहेगा, बस ये चेंज होगा, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मोनोमियल अगर 1 टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म्स होगा तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स होगा तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स होगा तो टेट्रानोमियल, तो ऐसे ये बढ़ता जाएगा और लास्ट में पॉलिनोमियल।
मतलब काउंट करते जाओ, काउंट करते जाओ, काउंट करते जाओ, ठीक है। तो डिग्री के मतलब टर्म्स के हिसाब से हमने ये देख लिया कि क्या हो सकता है, ठीक है। बाइनोमियल होगा कि ट्राइनोमियल होगा। तो अगर आपके पास दिया हो कि पहचानना हो कि ये बाइनोमियल होगा ट्राइनोमियल होगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से पहचान लोगे, आई थिंक, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है, ठीक है। अगर मान लो एक्स की पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 हो, इस कंडीशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 हो, या फिर माइनस ऐसे -1 हो, तो यहाँ पे क्या है कि 3 टर्म्स है, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। क्लियर, तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री। नंबर ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, अपने अपने जगह पे सब इंपॉर्टेंट है। तो डिग्री के हिसाब से, डिग्री मैंने आपको बताया कि जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल की, वो होता है उसकी डिग्री, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं x लेता हूँ, x लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे अगर डिग्री 1 होगा तो इसे हम बोलेंगे, ध्यान देना, अगर x की पावर 1 है या सिर्फ x है, डजेंट मैटर कि कितने इसमें टर्म्स होंगे, टर्म मैटर नहीं करेगा, बस डिग्री मैटर करेगा। अगर डिग्री 1 होगी तो इसे हम बोलेंगे लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो टर्म्स कितनी है, 3 है, तो टर्म पे बेसिस पे हमें देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ डिग्री देखना है। तो अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री अगर 2 है, तो इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री यहाँ पे 3 होगा, x3 होगा, x की पावर 3 प्लस 1 हो, या 5 हो, या 6 हो, कुछ भी हो, तो इसे हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर 4 हो, x की पावर 4 हो, तो इसे हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब डिग्री जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम इसे मोनो, यहाँ पे लीनियर क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्यूबिक, ठीक है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो डिग्री के हिसाब से हमने ये देख लिया कि आपका जो है ये जो पॉलिनोमियल है वो कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ आपको देखना है, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिया है। आप सोच रहे होंगे कि क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होता है, बिल्कुल होता है, और आपको सोचना भी चाहिए, क्योंकि जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, कि जितनी बातें मैं इसमें बता रहा हूँ, इस चैप्टर में बता रहा हूँ, वो सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, एडिशनल चल रहा हो, कि हाँ नहीं ये चीज़ मैंने मिस किया, ये चीज़ नहीं बताया, या फिर आपकी कुछ उपज है, कुछ सोच रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आप मुझे बिल्कुल बेफिक्र हो के आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने सिर्फ वेरिएबल लिया है, वेरिएबल में x की पावर 1 होगा तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक स्पेशल केस लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कांस्टेंट हो, तो पहली बात तो जो कांस्टेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं, डेफिनेटली पॉलिनोमियल होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो होल नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स के पावर होल नंबर है, और होल नंबर में जीरो भी तो होता है, यानी वेरिएबल की पावर जीरो होता है, और वेरिएबल पावर जीरो यानी एक्स पावर जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और जितने भी कांस्टेंट होती हैं, सभी कांस्टेंट या सभी नंबर, सभी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सभी क्या 1 के मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर हमारे पास एक्स की पावर 0 है तो पॉलिनोमियल है बिल्कुल, जिसकी डिग्री क्या है, 0, यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब डिग्री 0 है। सिर्फ x की पावर 0 है तो यहाँ पे और कोई नंबर है नहीं, इसका तो डिग्री इसकी 0 हो गई। अब डिग्री यहाँ पर डिग्री 0 जब हो गई तो x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और 1 किसका मल्टीपल नहीं होता है, 1 सबका मल्टीपल होता है। 1 x का मल्टीपल, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, x का मल्टीपल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 x की पावर 0 इंटू एक्स की पावर 1। बात जब करेंगे हाईएस्ट पावर की, क्योंकि डिग्री हाईएस्ट पावर होता है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होगा, 1 होगा, इसलिए हम इसकी डिग्री 1 लेते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कोई भी कांस्टेंट होगा, जैसे मान लो हमें 50 दे दिया है, 50 नंबर 50 है, नंबर 50 इंटू 1 जब हम करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यही तो होती है कि उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो 50 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे 50 इंटू 1 की पावर 1 को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 0, इसका मतलब 50 क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अब इस 50 पॉलिनोमियल, इसका मतलब इसका जो डिग्री क्या होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। तो कोई भी कांस्टेंट ले लो, सभी कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, ठीक है, यानी डिग्री या पॉलिनोमियल 0 होती है।
अब कांस्टेंट में जीरो भी आता है, कांस्टेंट में जीरो भी तो आता है, लेकिन क्या जीरो की डिग्री क्या होगी? तो यहाँ पे सोचने वाली बात है। मैं सिर्फ इतना मैं आपको बताऊंगा, या इतना आपको समझना है आपके अपने लेवल पे, कि जितने भी नॉन जीरो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं कंसीडर करूँगा नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। नॉन जीरो कांस्टेंट की जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो कितनी होगी? जीरो होगी। नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के जितने भी हमारे पास कांस्टेंट होंगे उसकी डिग्री क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन नंबर हो, कोई भी नंबर हो, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो सभी रियल नंबर कांस्टेंट उसकी जो डिग्री होगी वो ज़ीरो होगी। लेकिन अगर मैं ज़ीरो की बात करूँ कि ज़ीरो की डिग्री क्या होगी, तो ज़ीरो की डिग्री एक शब्द में नॉट डिफाइंड, जिसे हम डिफाइंड नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे हो क्यों? जैसे मैंने आपको इसके नंबर के बारे में बताया, वैसे ज़ीरो की बात कर लेते हैं। ज़ीरो, अब इसकी डिग्री की हम बात करेंगे अगर, तो सपोज दैट ज़ीरो जो है, मान लेते हैं ज़ीरो एक्स की पावर 10 का मल्टीपल है। हो सकता है, क्योंकि ज़ीरो इंटू एक्स की पावर 10 कितना होगा? ज़ीरो होगा। हो सकता है कि ज़ीरो इंटू एक्स की पावर 50 का मल्टीपल हो, ज़ीरो इंटू एक्स की पावर 1000 का मल्टीपल हो। तो क्या इसकी डिग्री 1000 मान लेंगे? अगर 1000 मान सकते हैं तो इसकी डिग्री 50 भी तो मान सकते हैं, इसकी डिग्री 10 भी तो मान सकते हैं, इसकी ज़ीरो की डिग्री हम एक्स की पावर 0 भी तो मान सकते हैं। तो ऐसे हम जो भी करें, मान लो ज़ीरो इंटू एक्स की पावर n मान लिया, कुछ भी करोगे एक्स की पावर कुछ भी रखोगे, ज़ीरो से मल्टीप्लाई तो वो ज़ीरो ही होगा। डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ। यानी जब हम किसी भी नंबर से किसी भी एक्सपोनेंट से, ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट से वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो हम डिग्री क्या माने? ये माने, ये माने, ये माने, ये माने, ये माने, क्या माने? डिग्री हम कुछ भी नहीं मान सकते। तो ऐसे कंडीशन में इसकी डिग्री निकालना इम्पॉसिबल है। बोले तो इम्पॉसिबल, मतलब नॉट डिफाइंड कह सकते हो। यानी किसी भी ज़ीरो की, अब किसी भी क्या मतलब ज़ीरो की जो डिग्री होती है वो इम्पॉसिबल होता है, उसे डिफाइन करना, मतलब अनडिफाइंड होता है। यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड। क्लियर? तो यहाँ पे आप लिख लो ज़ीरो, इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो अनडिफाइंड होगा, इनफाइनाइट होगा। ये सब निकाल नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो ये बात क्लियर हो गई कि पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। बात समझ में आ गई? अब अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स का कोई पॉलिनोमियल है, जैसे एक वेरिएबल x है, दूसरा y है, उस कंडीशन में डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सारे रूल्स वैसे ही होंगे जैसे आप अभी वन वेरिएबल के लिए देखा, तो वही डबल वेरिएबल के लिए भी होगा। इसमें हम सिर्फ रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है f(x) इज इक्वल टू 4xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y क्यूब प्लस y की पावर 8। अब प्लस 1, यहाँ पे क्या है? एक पॉलिनोमियल है जिसमें x और y वेरिएबल है, तो यहाँ पे f(x) नहीं, यहाँ पे हम xy लिखेंगे, ठीक है। यानी f(x y) इज इक्वल टू 4xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y क्यूब प्लस y की पावर 8 प्लस 1। यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो वेरिएबल्स हैं इनके पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है या नहीं है, तो है बिल्कुल। अब अगर हम डिग्री की बात करें तो जो सिंगल वेरिएबल में हम बात करते थे, अगर सिंगल वेरिएबल कोई पॉलिनोमियल है उस कंडीशन में जो डिग्री होती थी वो हाईएस्ट पावर होता है, और डबल वेरिएबल में भी क्या होगा? हाईएस्ट पावर ही होगा। लेकिन यहाँ पे हमें देखना होता है कि जो दोनों वेरिएबल एक साथ हैं उन दोनों वेरिएबल के हम पावर को ऐड कर देंगे, और ऐड करने पे देखेंगे जिसका हाईएस्ट पावर होगा वही उसकी डिग्री होगी। सिंगल वेरिएबल के पावर कितना भी हो, डजेंट मैटर। सिंगल के बारे में हम बात नहीं करेंगे। जहाँ पे दोनों पॉलिनोमियल होंगे, मतलब दोनों वेरिएबल्स होंगे, उसके पावर को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर 3 है, इसका मतलब ये 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे y के पावर 8 है, x नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो डिग्री देखने को मिल रहा है वो डिग्री इसका कितना है? 5 है।
मतलब x और y दोनों के पावर को हमें ऐड करना होगा। तो इस तरीके से हम डुअल वेरिएबल या ट्रिपल वेरिएबल के पॉलिनोमियल की डिग्री हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ अ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है, सिंगल वेरिएबल की बात करेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? इफ x is equal to a, if x is equal to a, then what is the value of polynomial? मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अगर हम x की वैल्यू a पुट करेंगे तो बताओ उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ हमेशा दिया रहेगा कि किस पे हमें वैल्यू निकालनी है, कोई एक पर्टिकुलर x की वैल्यू होगी जिस पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ कह रहा है x इज इक्वल टू a पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखो, जब x इक्वल टू ए इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम, तो एफ ए जो होता है, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे हम a पुट करेंगे। एफ ए इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, एफ ए को हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू ए देन एफ ए इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान देना इस बात को, इफ x इज इक्वल टू ए देन एफ ए इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब एफ ए कैसे निकालेंगे, हमारे पास तो यहाँ पे गिवन है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसा क्या कर दें कि हमें एफ ए निकल जाए यहाँ पे, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम ए पुट कर देंगे। देखो तभी तो एफ ए मिलेगा हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम ए रखेंगे। तो यहाँ पे ए इंटू ए की पावर 2 प्लस बी इंटू ए हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा ए क्यू प्लस ए बी प्लस सी एफ ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये हो जाएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है एक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 दे दिया है। ठीक, कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स इज इक्वल टू ए है, इसका मतलब f1 क्या होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल VOP। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हमें f1 निकालना है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 2 माइनस 4। 1 की पावर 2 1 होगा, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 3, यानी f1 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, -3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कुछ भी आ सकता है, -1 2 3 4 5 6 0 कुछ भी आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यानी x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जीरोस की। इसी के सिमिलर है, ध्यान देना आप। मैं इसको मिटा रहा हूँ और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जीरोस और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस मतलब क्या होता है, जीरोस मीन्स शून्य। ठीक, या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। रूट्स या जीरोस दोनों का मतलब एक ही होता है। देखो, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में एक्स की वो कौन सी वैल्यू रखें कि वो पॉलिनोमियल, जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो हो जाए। सुनना मेरी बात, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया होगा, उस पॉलिनोमियल में हम x की कोई ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, तो उस x की वैल्यू को हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ आए मेरी बात को? यानी जिस x की वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है उसी x को हम बोलेंगे जीरोज और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मान लीजिए, सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ पे ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब इस पॉलिनोमियल में मान लिया हमने x इक्वल टू ए रखा, तो x इक्वल टू ए रखने पे अगर f ए ज़ीरो आ गया, ठीक है, x इक्वल टू
ए रखने पे एफ ए ज़ीरो आ गया, यानी इफ एक्स इज इक्वल टू ए देन एफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, देन दिस इज द ज़ीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल, रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी x की वैल्यू a रखने पे अगर ये ज़ीरो आ रहा है, एफ इज इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे ज़ीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। अभी थोड़ा सा और आपको क्लियर समझा दे रहा हूँ मैं। देखिए जैसे सेम एग्जांपल ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस फोर यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि बताओ यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू मैं 2 रखा हूँ। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा या फिर ऐसा सिचुएशन होगा कि आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब x की वैल्यू यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, कह रहा है कि क्या बताओ कि क्या ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है, कि ये ज़ीरोज़ या रूट है, ज़ीरोज़ या रूट है कि नहीं है। तो रूट होगा इसका या फिर ज़ीरोज़ होगा, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू जब इसमें हम पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ज़ीरो होना चाहिए। अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा उस x की वैल्यू पे, तो उस x के वैल्यू को हम बोलेंगे ज़ीरोज़ और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब x की वैल्यू हमें यहाँ पे जो f2 है वो कितना आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। ये हमारी नीड है। ठीक है, नीड है कि f2 कितना आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। चेक करते हैं कि ऐसा होता है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ x है वहाँ पे हम 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 4, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी f2 कितना आ गया 0, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया 0 हो गया। तो अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं, इस x की वैल्यू को कह सकते हैं कि दिस इज द रूट। रूट, और ये किसका रूट है, इसका रूट है। ठीक है, रूट बोलो या फिर ज़ीरोज़ बोलो, बस बराबर है। अब देखिए यहाँ पे x की वो कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं जिस पे ये ज़ीरो हो जाए। तो +2 पे भी ये ज़ीरो होगा और -2 पे भी ये ज़ीरो होगा। तो देखो अगर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा। ठीक है, +4 और -4 ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 पे भी ज़ीरो हो रहा है, +2 पे भी ये ज़ीरो हो रहा है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप सोच रहे होंगे कि वैसे x की कितनी ऐसी वैल्यू होंगी जिस पे पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा, या फिर इसके जो रूट्स होंगे वो मतलब जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वो ज़ीरो होगा। इसका मतलब आप ये देख लो कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है, जितनी डिग्री होगी उतने उसके रूट्स होंगे। ठीक है, जितनी डिग्री होगी उतने उसके रूट्स होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है। इसका मतलब डिग्री 2 है तो इसके रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। ये बात नोट कर लेना कि जितनी डिग्री होगी उतने उसके रूट्स होंगे। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, DOP कितना है 2 है। इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी वो जो इसके रूट्स होंगे या जीरोज होंगे वो भी 2 होंगे, यानी x की यहाँ पे वो 2 वैल्यू ऐसी होंगी जिसमें यह पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। अब वो दोनों वैल्यू कौन कौन सी होंगी, ठीक है। तो देखिए या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि लेट x माइनस 1 इज द रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर यहाँ पे कोई अननोन टर्म्स दे देगा, ठीक है, आपको फाइंड करना होगा। तो सपोज दैट यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसके आप रूट्स बताओ या इसके जीरोस बताओ कि ये जीरोस कौन कौन से होंगे, यानी x की वो कौन कौन सी वैल्यू होगी जिसपे ये जो जीरो हो जाएगा, एफ एक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। तो लेट सपोज कर लेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0। पहले ही हम 0 सपोज कर लेंगे, ठीक है। जब पहले ही 0 सपोज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इतना आ गया। अब इज इक्वल 0 इज इक्वल टू इतना लिखो या फिर दिस इक्वल टू 0 लिखो, बात बराबर है। अब इसका आप फैक्टर निकालोगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो जब फैक्टर निकालोगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनता है इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया
एक ब्रैकेट में x माइनस वन, दूसरे में x माइनस वन इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1 एंड 1, यानी x की 1 वैल्यू है, मतलब x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 1 रख के देखो, चेक करो कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। जब हम यहाँ पे f1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 2 और ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ पे 2 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वो वैल्यू हमें मिल गई जिसपे ये पॉलिनोमियल 0 होता है। तो इसे हम बोलते हैं जीरोस और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि x की वैल्यू x की कोई भी वैल्यू हम उसमें रखेंगे तो जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। और जीरोस और रूट ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, यानी x की वैल्यू अगर हम कुछ भी पुट करते हैं तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर 0 हो रहा है तो उस x की वैल्यू को हम बोलेंगे ज़ीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। और अगर हमें जीरोस और रूट ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल दिया होगा तो सबसे पहले हम उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल मान लेंगे, यानी एफ एक्स इक्वल टू समथिंग दिया है तो उस एफ एक्स को हम 0 मान लेंगे। 0 मानने के बाद जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसका हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके या उसका फैक्टर निकाल के हम उसके जो है एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी 0 करने पे वही उसका रूट होगा। ठीक है, अब उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप वापस से उस एक्स की वैल्यू जब उस पॉलिनोमियल में रखोगे, अगर वो आंसर 0 आ जा रहा है इसका मतलब हम उससे कहेंगे हमारा जो आंसर है वो सेटिस्फाई है, करेक्ट है, कि हाँ एक्स की वही वैल्यू है जिस पे ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये जब आएगा तो आगे के जो 2 टॉपिक्स और हैं जो जिसमें आप फैक्टर थ्योरम पढ़ोगे, फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल पढ़ोगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ोगे। ठीक है, तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब इस पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ पॉलिनोमियल पे कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग कर लेते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमें मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, हमें फाइंड आउट क्या करना है, f1 f माइनस 1 और f0, f1 प्लस f माइनस 1 एंड f0, ये हमें फाइंड करना है। इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी अगर ये पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 दिया है तो कह रहा है कि f1 प्लस f माइनस 1 प्लस f0 की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए क्या करोगे, हमें पहले f1 निकालना पड़ेगा, फिर f माइनस 1 निकालना पड़ेगा, फिर f0 निकालना पड़ेगा। तो अलग अलग वैल्यू निकाल के हम चेक करेंगे। तो पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल x दिया हुआ है, x की जगह पे हम क्या रखें कि यहाँ पे 1 आ जाए, मतलब f1 निकल जाए। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखा है तो यानी x की वैल्यू हमें 1 पुट करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा f1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे 1 का 1 प्लस ये 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये 5 माइनस 4 प्लस 5 हो जाएगा, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, यानी f1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ गया। ठीक है, f1 की वैल्यू निकल गई। अब वहीं पे आते हैं f माइनस 1 पे, f माइनस 1 पे जहाँ x है वहाँ पे माइनस 1 पुट करेंगे हम। यहाँ पे माइनस 1 का यहाँ पे देखो 5 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 और ये प्लस 5 हो गया। तो ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 5 हो जाएगा, तो टोटल ये 14 हो जाएगा। ठीक है, यानी f माइनस 1 कितना हो गया 14 हो गया। अब हमें f0 निकालना पड़ेगा। f0 यानी x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 पुट करो, यहाँ से 0 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे यहाँ पे 5 बचेगा। अब हमें f1 निकल गया, हमारे पास f1 मिल गया, हमें f माइनस 1 मिल गया और f0 मिल गया। क्या करेंगे, इन तीनों का सम निकालेंगे, इन तीनों का सम ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे 6 प्लस 14 प्लस 5, तो 6 प्लस 14 हो गया आपका 20, 20 प्लस 5 25, ये हमारा आंसर यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आगे अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। डिवीज़न हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है, बहुत पहले से हम डिवाइड करते हुए आ रहे हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है 6 को डिवाइड करते हैं हम 3 से। ठीक है, 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करें या फिर 4 से डिवाइड करेंगे, अगर 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा
2 आएगा। तो अभी आप देखो यहाँ पे ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, ये डिवाइज़र हो गया और ये डिविडेंड हो गया। ठीक है, रिमाइंडर, क्वोशिएंट, डिविडेंड और डिवाइज़र हो गया। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब से हम जानने लायक हुए हैं। अब देखो इसमें रिलेशन बता दिया गया और उस रिलेशन का एक नाम दे दिया गया। जैसे यूक्लिड साहब ने बताया था कि जो डिवीज़न है, इस डिवीज़न को एक फार्मूला उन्होंने दे दिया और उस फार्मूले को बताया कि दिस इज़ द यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, उसे एक नाम दे दिया गया। तो यहाँ पे हम डिवीज़न एल्गोरिदम के नाम से भी जानेंगे। बाकी कि आप जब आप 10th में आओगे तो 10th में आपको पढ़ाया जाएगा प्रॉपर तरीके से कि व्हाट इज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा एंड एल्गोरिदम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ नाम लूँगा एल्गोरिदम थ्योरम। ठीक है, एल्गोरिदम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछेगा तो ऐसे कहेगा कि एल्गोरिदम थ्योरम से आप इसे वेरीफाई करो या उसको सॉल्व करो। तो आपको यहाँ पे डिवीज़न ही करना है। और वो फार्मूला क्या है एल्गोरिदम का, जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है वो है क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो जो आपका 6 है और 6 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, 6 ग्रेटर नंबर है, 6 ग्रेटर देन 4 है। तो जो नंबर ग्रेटर होता है उसको यहाँ 6 ले लिया और इक्वल की एक साइड में ले लिया हमने। ठीक है, और ये 4 आपका डिवाइजर है तो यहाँ पे डिवाइजर ले लिया इनटू क्वोशिएंट क्या है, यहाँ पे क्वोशिएंट 1 आ गया, प्लस रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ये रिलेशन देखो आप, 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 2, तो 4 1 जा 4 प्लस 1 4 प्लस 2 6 हो गया। ये 6 इक्वल टू 6, ये सेटिस्फाई कर रहा है। फार्मूला कैसा होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर ए है, ए 2 नंबर है ए बी, दिस इज द ए बी इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ए बी नंबर है हमारे पास। अब क्या है इसमें, मान लिया कि ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, बी से ग्रेटर है। इसका मतलब जो ग्रेटर वाला पार्ट है वो इक्वल किस साइड में होगा, ए इज इक्वल टू बी डिवाइजर है तो बी यहाँ पे हो गया, क्यू क्वोशिएंट है प्लस रिमाइंडर आर हो गया। तो ये फार्मूले को बोलते हैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ईडीए। ठीक है, या फिर आप एल्गोरिदम थ्योरम भी बोल सकते हो इसे। अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आ गया। अब आर जो है यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमेशा लेस देन बी होगा, मतलब जो डिवाइजर होगा उससे छोटा होगा एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और 0 या 0 से 0 के इक्वल या उससे बड़ा होगा। क्योंकि यहाँ पे खुद देखो आप, जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से क्या है, हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक, और 0 या 0 से ग्रेटर होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से ग्रेटर होगा, कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर कभी भी जो डिवाइजर से ग्रेटर नहीं हो सकता। अगर डिवाइजर से ग्रेटर होगा इसका मतलब हमने डिवीजन गलत किया, एक बार और डिवाइड हो सकता है ये, इसलिए हमने क्या किया है इसको यहाँ पे ये रिलेशन निकाला है कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी देन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसे आप 9th में भी पढ़ रहे हो और 10th क्लास में भी आपको पढ़ना है, जिसपे लगभग 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मिनिमम 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, जहन में आप बिठा लो इसे। तो यहाँ पे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमने जो ए बी क्यू आर लिया है ये सारे कांस्टेंट नंबर्स हैं, उस फॉर्म में लिया है। लेकिन अगर हमारे पास पॉलिनोमियल होगा जिसमें एक्स वेरिएबल होगा, वाई वेरिएबल होगा या कोई भी वेरिएबल होगा, उस कंडीशन में मान लीजिए क्या होता है कि जो डिवाइज़र है, जो डिविडेंट है वो भी कोई पॉलिनोमियल है, डिवाइज़र है वो भी पॉलिनोमियल है, क्वोशिएंट भी पॉलिनोमियल में आ रहा है, रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल में आ रहा है, तो सब में एक्स ही एक्स होगा। जाहिर सी बात है किसी में एक्स नहीं होगा। तो मान लेंगे अगर वेरिएबल का केस लेंगे तो वहाँ पे जो ए होगा, ए को हम मान लेते हैं ए एक्स इज इक्वल टू इसे बी एक्स मान लिया, क्यू एक्स प्लस आर एक्स मान लिया। तो यहाँ पे जो x है x मैं ले रहा हूँ, बात वही है, सब कुछ वही है। ये कांस्टेंट की टर्म हो गया और ये वेरिएबल की टर्म हो गया। इसे भी ले सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि इसमें वेरी क्या कर रहा है, वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल यहाँ पे x है। ये बात समझ आ रही है। तो ये अभी रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, अभी भी ये पहले ये सारी चीज़ें जान लें, क्योंकि ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बस ये चीज़ें हमने अभी नया पढ़ा है, ये सेक्शन जो है हमने नया पढ़ा है। ये भी तो आता तो था, हम वेरीफाई हम किसी भी डिवीज़न को मतलब जो भी रिमाइंडर थ्योरम में जो या कोई भी हम डिवाइड करते थे कोई भी नंबर्स को,
जब उसे वेरीफाई करना होता था प्रीवियस क्लासेस में तो हम ऐसे ही चेक करते थे, लेकिन उसका पर्टिकुलर नाम हमें बताया नहीं जाता था, उसकी नीड नहीं हुई इतनी। लेकिन जैसे जैसे हमारे क्लासेस बढ़ती हैं वैसे वैसे हम जो भी चीज़ अप्लाई करते हैं उसका नाम भी हमें जानना पड़ता है कि ये किसने इसका इन्वेंशन किया था, क्या है ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जानना है और ये आप जान रहे हो। अभी जो मैंने आपको बताया कि इफ़ ए ग्रेटर दैन बी देन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर लेस देन बी एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल दे देगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया है कि हमारे पास पॉलिनोमियल पी एक्स है, इस पॉलिनोमियल पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या आएगा रिमाइंडर, आपको ये बताना है। तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है रिमाइंडर का और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब रिलेशन क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, दे दिया है अब पी एक्स इक्वल टू दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें क्या है, कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x माइनस 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, x माइनस 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो आपको मैं ऐसे ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये पॉलिनोमियल पी एक्स है और ये एक पॉलिनोमियल जी एक्स है। अब जी एक्स क्या है, x माइनस 2, यानी पॉलिनोमियल पी एक्स जो है वो जी एक्स से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर 0 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कम्प्लीटली डिविजिबल है तो आप शो करो, दिखाओ कि वाकई में इसका रिमाइंडर 0 है। आप इसे प्रूफ करो, वेरीफाई करो कि रिमाइंडर 0 है। या फिर क्वेश्चन ऐसे कह देगा कि हमारे पास पॉलिनोमियल पी एक्स है, इसको हम जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। इसमें कोई अननोन टर्म्स दे देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस पी दे दिया। अब जब कह रहा है कि x माइनस 2 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, उस कंडीशन में रिमाइंडर 0 होगा, तो p को हम 0 के इक्वल करेंगे, तो जो भी कांस्टेंट वगैरह होगा उससे कंपेयर करके हम उसे निकाल सकते हैं p की वैल्यू। तो आप इतना समझो, दो तरीके से क्वेश्चन दे सकता है कि पहला कम्प्लीटली डिविजिबल है तो वेरीफाई करो, या फिर x की या वेरीफाई करो, या फिर कोई अननोन टर्म दे देगा उसकी वैल्यू निकालनी होगी, या फिर ऐसे बोल देगा कि आप डिवाइड करो और बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, या फिर उसी में बोल देगा कि आप क्वेश्चन क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ऐसे वो कहेगा। यहाँ पे क्या करेंगे अब हम डिवाइड करके चेक कर ले रहे हैं, यानी इस पी एक्स को हम जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस 2 से। जब डिवाइड करेंगे एक्स माइनस 2 से तो ये x से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, फिर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस 4x या प्लस 2x है तो ये माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस हम 2 रख देंगे तो माइनस 2x प्लस 4 होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये से कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इसका मतलब जब हमने इस px को जब gx से डिवाइड किया, उस कंडीशन में जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि gx यानी x माइनस 2 से कम्प्लीटली ये डिविजिबल है। तो कम्प्लीटली डिविजिबल है तभी तो रिमाइंडर 0 आया है, उसी कंडीशन में रिमाइंडर 0 आता है। क्वेश्चन कितना आ गया, x माइनस 2 आ गया, ठीक। अब देखना है यहाँ पे इसमें जो हम एक्चुअल डिवीजन मेथड से हम जो रिमाइंडर निकाले हैं वो 0 आ गया। अब एक काम करते हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन में, अब ये कहेगा कि अगर x माइनस 2 कम्प्लीटली डिविजिबल है तो कम्प्लीटली डिविजिबल इसका मतलब रिमाइंडर 0 होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए और आपको ये ना सॉल्व करके, मतलब एक्चुअल डिवीजन मेथड का यूज ना करना है आपको और वैसे रिमाइंडर निकालना है, तो उस कंडीशन में x माइनस 2 से आप क्या करोगे, x माइनस 2 जो दिया हुआ है यहाँ पे उसको आप 0 की इक्वल मान लोगे, ठीक है। और ये x इक्वल टू यहाँ पे 2 आ गया। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 इसमें हम पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में। जब x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, उस कंडीशन में देखेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पे f2 निकालो, जब निकालेंगे तो यहाँ पे 2 का पावर 2 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये 4 माइनस 4, ठीक है, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, यानी 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0।
यानी F2 कितना आ गया 0। और यहाँ पे देखो ज़रा, यानी x इज इक्वल टू 2 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या जा रही है 0 आ रही है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आ रहा है। अब यहाँ पे रिमाइंडर भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करेंगे तो एक एक्चुअल डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे। और एक दूसरा तरीका है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 के इक्वल हम रख दें, यानी x की वैल्यू हम उसमें उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, जो भी x की वैल्यू आएगी। पर यानी जैसे जिसे हम डिवाइड करना है उसको हम 0 के इक्वल कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब वो x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल जब हम पुट करेंगे उस पॉलिनोमियल में, तो जो भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आएगा वो उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। बात समझ रही है ना। तो आप यहाँ पे नोट कर लो कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब क्या है कि आप कोई भी किसी भी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो जो उसका रिमाइंडर होता है वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा। और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किस पे होगा, जिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम 0 के इक्वल मान लेंगे और x की वैल्यू पुट करने पे जो भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आएगा वो हो जाएगा उसका रिमाइंडर। ठीक है, अब वो रिमाइंडर 0 आए, रिमाइंडर कुछ भी आए, डजेंट मैटर, बस रिमाइंडर 0 आएगा। ये बात समझ में आई। चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ देख लेना कि जिससे हम डिवाइड करेंगे वो हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। यानी यहाँ पे जो डिग्री होगी, डिग्री ध्यान देना, डिग्री हमेशा क्या होगी, जो डिवाइजर की डिग्री होगी वो हमेशा लेस होगी डिविडेंड से। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1/2। मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल को, ये पॉलिनोमियल px है, इस पॉलिनोमियल px को हम gx से डिवाइड कर रहे हैं, इस पॉलिनोमियल px को gx से डिवाइड कर रहे हैं, तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पे आप ये तो एक्चुअल डिवीजन मेथड से आप इसे सॉल्व करो, डिवाइड करो, या फिर सिंपल सा है जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 के इक्वल कर दो, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 कर दो, यानी x इक्वल टू -1/2 हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम बोलेंगे रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे p -1/2 जब हम रखेंगे तो यहाँ पे -1/2 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस -1/2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस -1/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब -1/2 की पावर 3, इसका मतलब कितना हो जाएगा, -1/8 हो जाएगा, और ये प्लस 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस -1/2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इससे कितना होगा, 8 होगा एलसीएम। तो एलसीएम इसका 8 ले लेंगे, यहाँ पे -1, यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -1 -4 -5 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 + 2 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 - 5/8, इसका मतलब 5/8 आ गया। तो दिस इज योर आंसर। जैसे क्वेश्चन दे दिया है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ कि द पॉलिनोमियल ax³ - 3x² + 4 and 2x³ - 5x + a when divided by x - 2 leave the remainders p and q respectively. Full stop. If p - 2q is equal to 4, then find the value of a. a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया। अब मैं जो भी डेटा है उसको मैं बोर्ड पे लिखता हूँ कि वो डेटा क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि मेरे पास दो पॉलिनोमियल है, एक ax³ - 3x² + 4, ax³ - 3x² + 4। ठीक है, और दूसरा पॉलिनोमियल दे दिया है 2x³ - 5x + a, 2x³ - 5x + a। ठीक है, यहाँ पे दो पॉलिनोमियल दे दिया। कह रहा है कि इन दोनों पॉलिनोमियल को जब हम x - 2 से डिवाइड करते हैं तो मान लीजिए ये आपका px है और ये gx है। इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं x - 2 से,
और इसको भी डिवाइड कर रहे हैं हम x माइनस टू से। तो जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि लीव द रिमाइंडर्स p एंड q। मतलब जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है p, और जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है q। ठीक है, यानी रिमाइंडर इसे r1 मान लो, इसे r2 मान लो। तो जब हम इस पॉलिनॉमियल यानी ए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 को जब x माइनस टू से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर p आ रहा है, और जब 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस टू से, उस कंडीशन में रिमाइंडर आ रहा है x माइनस टू से, तो रिमाइंडर आ रहा है q। तो बताइए कि इसमें a की वैल्यू क्या होगी, ये अननोन टर्म्स दे दिया है, इसमें a की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये क्वेश्चन हमेशा 4 नंबर में आएगा जब भी आएगा तो, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन का एक तोड़ है, इसको आप समझ जाओगे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे क्या है कि px हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अब रिमाइंडर निकालने के लिए आपको मैंने बताया कि जो डिवाइड कर रहे हैं उस डिवाइड को हम 0 के इक्वल कर देंगे, फिर वहाँ से x की वैल्यू उस पॉलिनॉमियल में पुट करेंगे तो हमें उसका रिमाइंडर निकल जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, यानी x माइनस टू, देखो x माइनस टू इज इक्वल टू 0 कर लेंगे तो x इज इक्वल टू हम 2 पुट करेंगे तो p2 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर r1 हो जाएगा। और ये p2 किसके इक्वल है, p2 जो है रिमाइंडर p2 जो है वो p के इक्वल है, क्योंकि डिवाइड करने में p आ रहा है, इसको डिवाइड करने में q आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, या फिर ऐसे लिख लो, p2 इज इक्वल टू, एक स्टेप में लिख दे रहा हूँ, a 2 की पावर 3 माइनस 3 a स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4 टू जा 8a माइनस यहाँ पे 2 है ना, 2 टू जा 4 और 4 3 जा 12 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 8a माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी p2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8a माइनस 8 हो गया। अब p2 किसके इक्वल है, इस p2 को हम लिख सकते हैं p के इक्वल है, यानी 8a माइनस 8 इज इक्वल टू p आ गया। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, ठीक। अब देखिए फिर यहाँ पे कह रहा है कि जब हम इसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर q आ रहा है, यानी आपका जो आ गया g2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 5 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 2 पुट करेंगे, फिर ये कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, और ये माइनस 5 टू जा 10 प्लस a हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस a। अब ये g2 किसके इक्वल है, q के इक्वल है, तो q इज इक्वल टू 6 प्लस a आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 8a माइनस 8 इज इक्वल टू p आ गया है। इसे क्वेश्चन नंबर आप 2 मान लो। एक बार वापस से क्वेश्चन देख लेते हैं, लीव द रिमाइंडर p एंड q रेस्पेक्टिवली। अब जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया है p माइनस 2q इज इक्वल टू 4, जो रिलेशन गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया है p माइनस 2q, p माइनस 2q इज इक्वल टू 4। p की वैल्यू कितना है, p की वैल्यू है 8a माइनस 8 और q की वैल्यू है 6 प्लस a। तो यहाँ पे p की वैल्यू हो गई माइनस, यहाँ पे 2 6 प्लस a, और ये इक्वल है किसके, 4 की इक्वल है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8a, ठीक है, माइनस 8 टू जा 6 टू जा 12 माइनस 2a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 8a माइनस यहाँ 6a हो जाएगा, और ये माइनस 20 हो जाएगा, वो इक्वल को साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 20 हो जाएगा, प्लस 20 और 20 प्लस 4 ये 24 हो जाएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके हम किसी भी अननोन टर्म्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब कैसे निकालना है, रिमाइंडर थ्योरम मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। या फिर आप ट्रेडिशनल मेथड, इसका मतलब आप जो एक्चुअल डिवीजन मेथड है उसका आप यूज़ करके आप वैल्यू फाइंड आउट करो। ये बात समझ में आ गई। आई होप आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और इस पे बेस्ड आप लोग क्वेश्चन करोगे फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF दे दूँगा क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना, ठीक है। जो मेरे बच्चे हैं, मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग आप लाइव क्लासेस में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए क्या है कि वो PDF में डाल दिया हूँ, और आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस डाल देना, जो डाउट्स होगा
उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा मैं, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जिसे हम बोलेंगे फैक्टर थ्योरम, मतलब फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये भी लिंक होगा आपकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर थ्योरम से। जब मैं टॉपिक को स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, पॉलिनोमियल को, तभी मैंने आपको बताया था फैक्टर मतलब ये होता है कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो नंबर्स होते हैं, दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, एक कांस्टेंट हो एक वेरिएबल हो, तो दोनों एक दूसरे के फैक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 6, ठीक है। 6 को जब हम 6 का जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 1 आएगा, ठीक, 2 इंटू 3 इंटू 1 आएगा। अब यहाँ पे आप देखो ज़रा 6 का फैक्टर क्या हो गया, प्राइम फैक्टर, यहाँ तो प्राइम फैक्टर है। 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 का फैक्टर होगा आपका यहाँ पे 2 होगा और 3 होगा। इसका मतलब जो 6 है वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। समझ आया मेरी बात को? 6 का फैक्टर 2 हो गया और 3 हो गया। तो जो इसके अलग अलग फैक्टर हैं उन फैक्टर से जो मेन वाला पार्ट है वो डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये जो 6 है वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, और ये दोनों क्या हैं, दोनों फैक्टर है एक दूसरे के। तो यहाँ पे जैसे नंबर में रिलेशन होता है वैसे ही वेरिएबल्स में भी हमें रिलेशन देखने को मिलता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। तो अब इसमें देखो आप जरा, px है, px इक्वल दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। अब कह रहा है कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है वो x माइनस 1, इसका एक फैक्टर है। समझ आया मेरी बात को? इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x माइनस 1 है, या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ये gx है, px का फैक्टर gx है, फैक्टर है। इसका मतलब मैंने क्या बताया कि अगर 6 का फैक्टर 2 है, 6 का फैक्टर 3 है, तो जब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 6 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 है, 0 आएगा। क्योंकि अब देखो मतलब ये हुआ कि अगर फैक्टर होगा तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, इसका मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 होगा। तो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x माइनस 1 है। तो जब x माइनस 1 फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक्चुअल डिवीजन मेथड से देख लेते हैं इसका रिमाइंडर कितना आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब हम डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, तो देखो x टाइम्स ये डिविजिबल होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये x माइनस 1 होगा, फिर यहाँ पे प्लस 1 से करोगे x माइनस 1, ये माइनस ये प्लस 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब जब हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि फैक्टर है तभी तो 0 आ रहा है। अब फैक्टर है तो 0 आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी 0 होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? हो सकता है मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, तो अब परेशान मत होना, थोड़ा सा स्लो कर देना, या फिर हो सकता है मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देना, ठीक है, मतलब स्पीड बढ़ा देना, जल्दी जल्दी बोलेगा मैं ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब आपको जो है जो फैक्टर है, कह रहा है कि x माइनस 1 फैक्टर है, तो जो फैक्टर है उसको हम 0 के इक्वल कर देंगे, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू हम 0 कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू जो हम इस कॉलम में पुट करेंगे, तो p1 इज इक्वल टू कितना रहेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी p1 कितना आ गया, 0। देखो क्लियर है, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी 0 आएगा। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर किसी पॉलिनोमियल का कोई पॉलिनोमियल फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, इसका मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 होगा। ये बात नोट कर लो। देखो एक दूसरे से सब लिंक हैं, रिमाइंडर थ्योरम, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, फैक्टर थ्योरम। फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं, फिर ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। जो देखो जितनी मैंने बातें बोली हैं आपको कि अगर फैक्टर हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला है ना आपको कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 या सी है, मान लीजिए अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब ये कह रहा है एट एक्स इज एक्स माइनस ए, या एक्स माइनस ए इज अ
फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कह रहा है कि x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो एफ ए इज इक्वल टू 0 होगा व्हेन एफ ए इज इक्वल टू 0, सॉरी देन एफ ए इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यही बात मैंने बोला आपको कि अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ये होगा तो एफ ए 0 होगा, ये बात हमेशा याद रखो। ठीक है, अब x माइनस ए देगा, कभी ये a जो है एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ये फ्रैक्शन में हो सकता है, ये डेसिमल में हो सकता है, या ए एक्स प्लस बी हो सकता है, ए एक्स माइनस बी, कुछ भी होगा। x की वैल्यू मतलब उस फैक्टर को आप 0 के इक्वल कर दो और वहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, तो जो भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो 0 होगा, तभी जाके वो फैक्टर होगा, और अगर फैक्टर होगा तब जाके ये वैल्यू 0 होगा। बात समझ रही है ना। देखिए ये क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k कॉमा x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी अगर x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, के एक्स स्क्वायर यानी पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ये दिया हुआ। अब समझना यहाँ पे कह रहा है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, जब x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा तो जाहिर सी बात है p माइनस 1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कैसे, मतलब x प्लस 1 को आप 0 के इक्वल कर दो, x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे माइनस 1 पुट कर दोगे तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 होना चाहिए, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि p माइनस 1 क्या होना चाहिए, 0 होगा। तो अब देखो कह रहा है कि अगर x प्लस 1 इसका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, p माइनस 1 को 0 के इक्वल कर दो, तो p माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे k, x यहाँ पे माइनस 1 रखो, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4 हो जाएगा। तो ये माइनस 1 का स्क्वायर के 1 ही होगा, तो ये k माइनस माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा, तो k माइनस 3 हो जाएगा, यानी p माइनस 1 इज इक्वल टू k माइनस 3, यानी k माइनस 3 इज इक्वल टू, आप इसे 0 कर लो क्योंकि p माइनस 1 कितना है, 0 है, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। यानी यहाँ पे जो k की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। बात समझ रही है। तो फैक्टर है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 होगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने जैसा बताया आप लोगों को कि इसका मैं PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद से फिर आप जो भी प्रॉब्लम्स होगा आप मुझसे पूछोगे आप। तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस क्या होता है, पॉलिनोमियल को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्या होता है पॉलिनोमियल, यूज़ क्या है, डेली लाइफ में यूज़ क्या है, वो सब कुछ हम इस पूरे होल लेक्चर में समझ गए। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ मतलब ये होता है कि हमें क्या होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन, कोई भी पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, उस पॉलिनोमियल में हमें आइडेंटिटी यूज़ करना होता है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो उस आइडेंटिटी को हम अप्लाई करके हम उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, या उसे फैक्टराइज करना हो तब भी हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, सॉल्व करना हो तब भी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, अगर किसी अननोन टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है तब भी हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे डिस्प्ले पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ फार्मूले वगैरह हैं, आप इसे बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, याद कर लो, और ये तभी याद हो सकते हैं जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तब जाके ये फार्मूले याद होंगे। अदरवाइज़ वैसे याद करने बैठोगे तो एक तरफ से याद होगा, दूसरी तरफ से गोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितना फार्मूला है इस फार्मूले को आप बिल्कुल रिमाइंड कर लो और इसका यूज़ करके हम क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं इस पे करा दे रहा हूँ आइडेंटिटीज़ पे, उसके बाद से फिर आप जो है आप खुद करोगे, सॉल्व करोगे, जैसा मैं PDF दूंगा उस पर। फिर हम एक अगला जो लेक्चर लेंगे, उस लेक्चर में हम इस पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसका पूरा हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सीखेंगे कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद से जो NCERT के सोल्यूशंस हैं उनको मैं प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
इस लॉकडाउन में हमें अच्छे से पढ़ाई करना है, सब कुछ भूल के कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस जब तक चीज़ें चल रही हैं जैसा भी है, हम अपने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का। देखिए अभी जो मैंने आपको डिस्प्ले कराया था फॉर्मूले, उसमें एक फार्मूला है एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस 3x माइनस वन अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला है। ठीक है, आप इसको कैसे निकाल सकते हो, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब से भी निकाल सकते हो इसको। तो इसका अप्लाई करना में, और एक क्वेश्चन है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी अगर इतना इज इक्वल टू इतना दे दिया है तो। अब देखना हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी होती है सबसे पहले उसको देखो आप, जो फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है और उसको फाइंड। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें किन फार्मूले की नीड होगी, क्या हम ऐसा करेंगे फार्मूला निकल जाएगा। प्लस ये भी देखो कि गिवन क्या क्या है हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 है। इसका मतलब इसको जब हम फाइंड करेंगे तो इसका हमें यूज पड़ेगा, ऐसे ही अभी नहीं दे दिया है कि यहाँ पे डेटा दे दिया है, कुछ भी दे दिया है, इसका यूज है तभी यहाँ पे दिया है। तो हम ऐसा क्या करें कि जो है इसका यूज हो जाए और इसका हम वैल्यू भी निकाल लें। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अभी वैसे हमें फार्मूला भी याद होना चाहिए, और फार्मूला क्या है यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस 3 इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। इसका मतलब जाहिर सी बात है हमें एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक ही ऑप्शन है कि हम x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू वन अपॉन माइनस 2x इंटू वन अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए यानी x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू वन अपॉन एक्स आ रहा है। तो यहाँ पे जब इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। अब आप देखो, आप सोच रहे होगे कि x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करने पे भी तो यही आएगा। जब हम x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तभी भी हमारे पास यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। तो क्यों ना हम ये फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, कुछ लोग सोचते होंगे तो ये फॉर्मूला में लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि x प्लस वन अपॉन एक्स हमें नहीं निकालना है, हमें x माइनस वन अपॉन एक्स निकालना है, इसलिए हम इस चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो वो कितना है, वो वैल्यू है आपकी x माइनस वन अपॉन एक्स का x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 6 दे दिया है, तो यहाँ 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। तो x माइनस वन अपॉन एक्स जब स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे अंडर रूट 4 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया। अब क्या करेंगे, हम फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला हमारा क्या है, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस 3x माइनस वन अपॉन एक्स। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 आया 2 की पावर 3 प्लस यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 टू जा 4 टू जा 8 हो गया, यहाँ पे 8 प्लस 3 टू जा 6 कितना आ गया, 14। यानी इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी यहाँ पे 14। बात समझ आ गई ना। तो यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है, इसे जो भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी। ये भी क्या हो गया, आपको एक आइडेंटिटी का पार्ट हो गया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस करने हैं और अगले सेशन में हम लोग जो है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए।